हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे हमने कल की क्लास में जाना कि आरक्षण होता क्या है, हमने जाना कि संविधान में आरक्षण कहाँ कहाँ है। फिर हमने जाना कि अभी हाल ही में 2023 में संसद ने जो अधिनियम लाया था, शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें महिला को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है और कितने वर्षों की बात की गई है, अपने कल की क्लास में जान लिया था। अब जानेंगे कि हाँ, आरक्षण क्या मतलब कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे संविधान में आया, उसकी बात आज करेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे आरक्षण की पृष्ठभूमि की बात। देखो, आरक्षण आया कहाँ से। तो जब 1909 में पार्लियामेंट सुधार हुआ था, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। क्या दिया गया था? पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी। वही 1919 में माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, उसमें जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी उसे सिखों और ईसाइयों के लिए क्या कर दी, बढ़ा दी गई थी। इसी तरह बाद में मांग बढ़ी कि दलितों को भी क्या दिया जाए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए। उसके लिए क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ओके, जो आप जानते हैं 1930, 31 और 32 में। ठीक है, उसी 1932 में जो पीएम थे मैकडोनल्ड, उन्होंने एक अवार्ड घोषित किया था जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचायत, जिसे और क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। ओके, या फिर उससे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ओके, उसी में ये व्यवस्था दी थी कि दलितों को क्या दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन इसका किसने विरोध किया था? इसका गांधी जी ने पूर्ण जोर विरोध किया था और क्या कर दिया था, आमरण अनशन शुरू कर दी थी। कहाँ से करी थी, इसके बाद अपन आगे जानेंगे। उसके बाद एक समझौता हुआ था जिसका नाम क्या था, पूना पैक्ट। तो किसके मध्य हुआ था, जो गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मध्य ये समझौता हुआ था। ओके, वहीं से व्यवस्था शुरू होती है आरक्षण की। लेकिन आरक्षण कहाँ से शुरू होता है, तो आरक्षण होता है शुरू राजनीतिक आरक्षण से। ओके, तो अपन चलते हैं शुरुआत से। देखो, सबसे पहले बात कहाँ से आती है, तो बात आती है मार्ले मिंटो सुधार से। कहाँ से आती है, मार्ले मिंटो सुधार से। तो देखो, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था जिसमें मुस्लिमों को क्या दिया गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी थी। वहीं 1919 में माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था जिसमें पृथक निर्वाचन को सिखों ईसाइयों के लिए क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया था। फिर देखो आप 1919 के बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ओके, जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, 3rd गोलमेज सम्मेलन, ओके, उसमें 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, मैकडोनल्ड। कौन थे, मैकडोनल्ड। उन्होंने एक अवार्ड घोषित किया था जिसका नाम था सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर पंचायत कहते हैं इसे। ठीक है, इसका एक अन्य नाम क्या है, उसको बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड कहते हैं। ये कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1932 को। ओके, जब ये अवार्ड घोषित किया था तो इस अवार्ड में क्या कहा था, तो इस अवार्ड में कहा था कि दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाएगी। ओके, मतलब कि दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाएगी। इसका विरोध किया गांधी जी ने। ओके, इसका विरोध किया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने 20 अगस्त 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, आमरण अनशन शुरू कर दी। कहाँ से, तो यरवदा जेल से। कहाँ से शुरू करी, यरवदा जेल से। ओके, जब गांधी जी एक उस समय के एक बहुत बड़े नेता थे, इसके कारण जो दलितों के जो नेता थे अम्बेडकर साहब, उनके ऊपर दबाव पड़ा और उन्होंने जैसे अनशन शुरू कर दी, उसके जस्ट 4 दिन बाद यानी कि 24 अगस्त 1932 को क्या कहते, एक समझौता हुआ, उसी को कहते हैं पूना पैक्ट। ओके, देखो अब लिख देते अपन 1932 में तो क्या हुआ था, मैकडोनल्ड अवार्ड। क्या हुआ था, मैकडोनल्ड अवार्ड हुआ था। ये हुआ था 16 अगस्त को। कब हुआ था, ये हुआ था 16 अगस्त को। ओके, इसमें क्या हुआ था, इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था में शामिल कर दिया। पृथक निर्वाचन व्यवस्था में शामिल कर दिया। फिर गांधी जी ने इसका विरोध किया। किसने विरोध किया,
गांधी जी ने विरोध, गांधी जी द्वारा विरोध शुरू कर दिया। कहाँ से शुरू किया? तो गांधी जी ने शुरू किया था जस्ट इसके 4 दिन बाद, यानी कि 20 अगस्त से। कब हुआ था? 20 अगस्त से 1932 को। तो गांधी जी उस वक्त थे येरोदा जेल में। कहाँ पे थे? येरोदा जेल में। गांधी जी ने येरोदा जेल से आमरण अनशन से इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दी। क्या शुरू कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया था। देखो ये आमरण अनशन है ना, ये गांधी जी का एक फेवरेट हथियार था, क्योंकि गांधी जी उस वक्त बहुत बड़े नेता थे, ठीक है ना। इसके कारण क्या हुआ? दबाव बढ़ा। इसके कारण क्या हुआ? दबाव बढ़ा। इस दबाव बढ़ने के कारण क्या हुआ? अम्बेडकर ने कब? इसके जस्ट 4 दिन बाद ने 24 अगस्त 1932 को गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ। अम्बेडकर के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। ओके, और समझौते का नाम क्या था? उस समझौते का नाम था पूना पैक्ट। क्या नाम था? पूना पैक्ट। कब हुआ था? तो ये तो 1932 में, डेट देखो तो 16 अगस्त 1932 को। ओके, अब इस पूना पैक्ट में क्या क्या बातें की थी उसकी बात करते हैं अपन। ओके, तो देखो पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य। लेकिन कभी कभी आप हिस्ट्री में सवाल आएगा कि गांधी जी की जगह पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए, तो उसकी बातें अपन आज कर लेंगे। तो देखो पूना पैक्ट किसकी बात करेंगे अपन? पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 अगस्त 1932 को। ओके, किसके मध्य हुआ था? तो देखो गांधी जी एंड अम्बेडकर के मध्य। किसके मध्य हुआ था? गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य। डॉक्टर लगा दो आप, डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य। ओके, अब देखो एक इंफॉर्मेशन के लिए लिख दो आप, गांधी जी की जगह इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी की जगह इस समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। ओके, याद हो गया। अब देखो ये समझौता था क्या? सबसे पहले बात तो ओके क्या था? एक तो इस समझौते में सबसे बड़ी बात थी कि दलितों को दी गई पृथक निर्वाचन व्यवस्था क्या कर दी? समाप्त कर दी कि हाँ हम नहीं मानेंगे। ओके, सबसे बड़ी बात तो ये। अब शर्तें क्या थी? अब जो समाप्त किया था, पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की थी दलितों के लिए, तो कुछ शर्तें तो रखी होगी ना। अब उन शर्तों की बात करें तो देखो शर्तें क्या थी। तो देखो शर्तें ये थी कि जो प्रांतीय परिषद थी ना, शर्तें क्या थी? जो प्रांतीय परिषद थी उसमें सीटें होती थी दलितों के लिए 71। कितनी होती थी? 71। प्रांतीय परिषद में दलितों की सीटें कितनी बढ़ा? 71 से कितनी बढ़ा दी? 141 कर दी। कितनी कर दी? प्रांतीय परिषद में दलितों की जो सीटें थी ना 71, वो 171 कर दी, यानी कि आरक्षित कर दी। क्या कर दिया? आरक्षित सीटें कर दी कि 141 सीटों पर
कौन चुनाव लड़ेगा? तो दलित। ओके, फिर देखो आप प्रांतीय परिषद भी थी, ठीक है, प्रांतीय परिषद होगी। फिर केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, इसमें क्या किया गया था? देखो तो केंद्रीय विधानमंडल थी ना, उसमें जो सीटें थी ना, उसमें 18% की वृद्धि कर दी। 18% सीटों में वृद्धि कर दी, यानी कि सीटें कितनी बढ़ा दी? 18% सीटें बढ़ा दी। किसके लिए? तो आरक्षित कर दी। किसके लिए? तो आरक्षित कर दी। और क्या बात हुई थी? एक और बात हुई थी इसमें, जो कि अपने जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात आती है, वो यही से उठ के आती है। वो क्या बात थी? सार्वजनिक सेवाओं में, किसमें? सार्वजनिक सेवाओं में, उसके बाद स्थानीय सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में, स्थानीय सेवाओं में दलितों को का लिख दो, दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। ओके, ये बात हो गई थी पुणे पैक्ट में, जो कब हुआ था? 24 अगस्त 1932 को। अब देखो यहीं से अपने भारत में आरक्षण की शुरुआत हुई थी। ओके, यानी कि जो 71 सीटें थी वो कितनी कर दी? 171। तो केंद्रीय विधानमंडल में कितनी कर दी? तो 18% सीटों की वृद्धि कर दी दलितों के लिए। वहीं बाद में एक और बात कही, जो भी सार्वजनिक पद है, स्थानीय सेवा है, उसमें दलितों के जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो यहीं से शुरू होती है कहानी आरक्षण की। ओके, ये तो बात होगी अपनी आज़ादी के पहले की। अब हम जानेंगे आज़ादी के बाद क्या हुआ। ओके, देखो अब देखेंगे अपन आज़ादी के बाद। देखो जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो भी नेता थे उनके मस्तिष्क में ये बात तो थी कि हाँ, दलितों के उत्थान के लिए प्रयास करने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले SC व ST, जिसे क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति व जनजाति, वो क्या कर दिया? आरक्षण प्रदान कर दिया। कितना प्रतिशत? तो SC के लिए 15% व ST के लिए 7.5% जनसंख्या के आधार पर। ओके, लेकिन क्या हुआ? इसी आरक्षण को, जो संविधान में लिखा नहीं गया था, इसको एक व्यक्ति थे पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम था चंपकम दोराईजन बाद। क्या था? चंपकम दोराईजन। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये अपना अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत कि ये हमारा खनन है, ठीक है ना। तो फिर संसद ने क्या किया? एक संशोधन किया वापस। वही ये अपना भारत का पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसी में व्यवस्था की थी आरक्षण देने की। ओके, यहाँ तक समझे? अब लिख लेते हैं। देखो, आज़ादी के बाद आरक्षण, आज़ादी के बाद आरक्षण। देखो, आज़ादी के बाद आरक्षण की बात करें तो देखो, आज़ादी के बाद जैसे आज़ाद हुआ तो आरक्षण कितना दिया गया? आरक्षण SC को दिया गया था 15%, वो जो ST थे उनको दिया था 7.5%। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया था। अब जैसे ही आरक्षण दिया तो चंपकम दोराईजन एक वाद है, क्या नाम है? इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के चंपकम दोराईजन कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इसी निर्णय में चंपकम दोराईजन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यानी कि चंपकम दोराईजन वाद 1951 में
इस आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने लिख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना? असंवैधानिक माना। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना और इसे रद्द कर दिया, इसे समाप्त कर दिया। अब देखो, जिसे समाप्त किया तो एक ही हथियार बचता है, वो है संविधान संशोधन। कौन सा? संविधान संशोधन। तो संसद ने पहला संविधान संशोधन किया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम में, जैसे भूमि सुधार करना था, ठीक है ना। नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन में। उसमें काफ़ी सारा बदलाव हुए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आरक्षण की। तो सिर्फ आरक्षण के बारे में जानेंगे अपन। तो क्या किया था उस समय? तो मैं मिटा दूँ? यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। तो संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ओके, अब संशोधन में किया क्या? ये देखो आप, इसमें जो आर्टिकल 15 था, आर्टिकल 15, इसमें एक सब क्लोज जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? सब क्लोज। कौन सा वाला? तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 15 क्लोज 4 जोड़ा गया। अब इसमें क्या है, ये मैंने पहले वाली क्लास में बता दी, ओके, कि इसमें क्या है। इसमें क्या है तो देखो, इसमें लिखा है कि पिछड़ा वर्ग प्लस SC प्लस ST, पिछड़ा वर्ग SC व ST के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। ओके, इस तरह आर्टिकल 15 क्लोज 4 में राज्य ने व्यवस्था कर दी। इसके माध्यम से राज्य ने आरक्षण देना शुरू कर दिया, और ये क्या हो गया? एक संवैधानिक हो गया। क्या हो गया? संवैधानिक हो गया। ओके, क्या हो गया उसके बाद? आरक्षण क्या हो गया? संवैधानिक हो गया। आरक्षण क्या हो गया? संवैधानिक हो गया। अब देखो, अब बात आती है वापस कि जो संसद ने लिख दिया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से कि पिछड़ा वर्ग SC व ST। अब देखो, SC व ST की बात तो चलो सबको पता है कि हाँ कौन कौन है, ओके, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग कौन है? बात फिर कहानी शुरू होती है कि ये पिछड़ा वर्ग है कौन। तो बाद में 2 आयोग गठित किए गए थे, ठीक है ना। कौन से? 2 आयोग गठित किए गए थे। पिछड़ा वर्ग आयोग। कितने आयोग? 2 पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए गए। वर्ग आयोग गठित किए। अब वो कौन कौन से हैं उसकी बात करें अपन, तो देखो आगे चलें। देखो, मैं ये भी मिटा रहा हूं। देखो, जैसे बात आती है पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो संसद में एक आर्टिकल है या फिर अनुच्छेद है, वहाँ जाना जरूरी हो जाता है। वो है आर्टिकल 340। कौन सा है? आर्टिकल 340। कौन सा है? आर्टिकल 340। इसमें क्या लिखा गया है? देखो आप, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, ओके। और इसी पावर से राष्ट्रपति द्वारा
कब? 1953 में। 1953 में एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। कौन सा? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किया गया। अब देखो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन थे इसके अध्यक्ष? कालेलकर क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? कालेलकर। इसलिए इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कालेलकर आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कालेलकर आयोग भी कहते हैं। कब हुआ था गठित? तो 1953 में। ओके, अब किस लिए गठित किया गया था ये मैंने बता दिया आपको। किस लिए गठित किया गया था? ये गठित किया गया था गठन क्यों की बात करें तो गठन क्यों हुआ था इसका? तो इसका गठन हुआ था जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े कौन है उनकी पहचान करना। कौन है उनकी पहचान करना और क्या करना? और उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना। इसके लिए सिफारिश देना। क्या करना? सामाजिक शैक्षिक में पिछड़े कौन है उनकी पहचान करना और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास करना। पिछड़े कौन है उनकी पहचान प्लस और क्या था? पहचान प्लस स्थिति में सुधार करना। स्थिति में सुधार। ओके, समझ में आया? तो गठन क्यों हुआ था? तो गठन इसलिए हुआ था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े कौन है उनकी पहचान करना और उनकी स्थिति में क्या करना? सुधार करना। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या था? उद्देश्य था। अब देखो उन्होंने सिफारिशें क्या दी थी इसकी बात करें अपन तो देखो सिफारिशें क्या दी थी। सबसे पहले जानेंगे अपन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें क्या क्या है। प्रथम पिछड़ा वर्ग से और क्या कहते हैं? कालेलकर आयोग 1953 की क्या है? सिफारिशें। अब देखो सिफारिशें क्या क्या है अपन देखते हैं। तो देखो सिफारिशें क्या क्या है। तो सबसे पहले है कि आर्टिकल 16(4) इसमें पहली सिफारिश क्या है? जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें पिछड़ा वर्ग का आधार क्या होना चाहिए? जाति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पिछड़ा वर्ग का आधार जाति होना चाहिए। ये इनकी पहली सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश क्या थी इनकी? तो देखो इनकी दूसरी सिफारिश थी कि पिछड़े वर्गों के लिए, ये पिछड़े वर्ग है ना, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या? शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये इनकी दूसरी सिफारिश थी। ओके, अब देखो तीसरी सिफारिश क्या थी? दिया जाना चाहिए। साथ ही और क्या था? छात्रवृत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। प्लस छात्रवृत्ति की व्यवस्था। ओके, अब देखो तीसरी बात क्या थी? देखो पहली बात तो क्या होगी, जो कि आर्टिकल 16(4) है उसमें पिछड़ा वर्ग कौन है उसका आधार क्या होना चाहिए? जाति होनी चाहिए। दूसरा क्या था? जो भी पिछड़ा वर्ग है
उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। ओके, किसमें, तो सीटों में, किसमें, तो सीटों में। और क्या बोला कि सरकारी सेवाओं में क्या दिया जाना चाहिए पिछड़ा वर्ग को, सरकारी सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब देखो ये बातें सारी किताबों में हैं, आप सारे कोचिंग में हैं वहाँ जानते हो। लेकिन एक और बात है, जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने एक बात और कही थी कि जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं उन्हें क्या मानना चाहिए, पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लेना चाहिए। यानी जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं उन्हें क्या माना जाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग में माना जाना चाहिए। क्योंकि ये चौथी सिफारिश थी। चौथी सिफारिश क्या थी, सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, और जो ये बात है ना, ये बात काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी उस समय कि हाँ, कि इस आयोग ने ये बात भी कही। ओके, तो ये बात कही, क्या कहा गया काका कालेलकर ने, एक तो कहा कि पिछड़ा वर्ग का आधार क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा था, शैक्षणिक संस्थानों में क्या देनी चाहिए, सीटें आरक्षित की जानी चाहिए पिछड़ा वर्ग के लिए, और उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। तीसरी बात कही थी, जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और चौथी बात कही थी आयोग ने कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, देखो आगे। अब देखो, क्या ये आयोग की जितनी भी सिफारिशें थी उनको सरकार ने मान लिया था क्या, तो नहीं, सरकार ने इसे नहीं माना। ओके, केंद्र सरकार ने इनकी मांगों को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। केंद्र सरकार ने सिफारिशों को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, अब क्यों किया, इसका कारण देखो, इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि अगर जाति को अगर पिछड़ापन का आधार मानेंगे तो क्या हो जाएगी, इससे राष्ट्रीय एकता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बिखरने लगेगी। क्या कहा उन्होंने, जाति को पिछड़ापन का आधार मानने से राष्ट्रीय एकता क्या होगी, राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी। ओके, यानी कि केंद्र सरकार ने यह बात बोली थी उस समय। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर देखो कहानी में आया ट्विस्ट। देखो 1979 तक भारत में सिर्फ किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और 1979 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ओके, तो उन्होंने इस मुद्दे को फिर से उठाया और उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है मंडल आयोग। किसका, मंडल आयोग। ओके, अब हम बात करेंगे मंडल आयोग के बारे में कि उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी थी। ओके, ध्यान रखोगे। अब क्वेश्चन आ जाएगी, काका कालेलकर आयोग किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित किया गया था, तो किसके नेतृत्व में, तो जवाहरलाल नेहरू के। ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अब क्वेश्चन आ जाए कि मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री की सरकार में गठित किया गया था, तो कौन सी सरकार, तो वो थी मोरारजी देसाई, जो कि भारत की पहली क्या थी, गैर कांग्रेसी सरकार थी। ओके, तो देखो 1979 में भारत में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में
देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी क्या बनी, सरकार बनी। ओके, वही सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है मंडल आयोग। क्या नाम है, मंडल आयोग, जो कब गठित किया गया था, तो गठित हुआ था 1979 में। ओके, इसका दूसरा नाम क्या था, इसका नाम था दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या नाम था, अन्य नाम, तो द्वितीय अन्य नाम था इसका द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या नाम था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ओके, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिपिन मंडल थे। कौन थे अध्यक्ष, इस आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बीपी मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। ओके, अब देखो इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी थी उसकी बात करें तो इसका उद्देश्य भी वही है जो कालेकर आयोग होता था। किसका था, कालेकर आयोग। उद्देश्य क्या था, तो एक तो पिछड़ा वर्ग की पहचान करना, पहचान प्लस स्थिति में सुधार करना, स्थिति में सुधार करना इस आयोग का भी क्या था, उद्देश्य था। अब हम जानेंगे कि इन्होंने सिफारिशें क्या क्या दी थी। ओके, देखो आयोग गठन कब हुआ था, 1979 में, लेकिन इस आयोग ने सिफारिशें कब दी थी, तो 1980 में। कब दी थी, 1980 में। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, मंडल आयोग की। किसकी, मंडल आयोग की। इसका नाम क्या, दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। गठन कब हुआ था, तो 1979 में। ओके, सरकार किसकी थी, तो मोरारजी देसाई की थी। अब देखो उसकी सिफारिशें कब आई थी, अब बात करेंगे इसकी सिफारिशें। तो सिफारिशें कब आई थी, सिफारिशें आई थी 1980 में। कब आई थी, 1980 में। अब देखो सिफारिशें क्या क्या थी, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो देखो इन्होंने पहली सिफारिश थी कि जब आरक्षण दे रहे हो वो आधार क्या होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आप ओबीसी की मैंने पिछड़ा वर्ग की पहचान कर रहे हो उसका आधार सिर्फ जाति नहीं होना चाहिए। ओके, क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ जाति नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक, क्या है, सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक संकेतक के आधार पर पिछड़ा वर्ग का पहचान करनी होगी। ओके, क्या कहा, केवल जाति के आधार पर, केवल जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग की पहचान न करके किसके आधार पर, 11 सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक, ओके या फिर ये कर दो सामाजिक शैक्षिक व आर्थिक आधार पर। कितने, 11 सामाजिक शैक्षिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर, संकेतकों के आधार पर पिछड़ा वर्ग की पहचान करना, पिछड़ा वर्ग की पहचान करना। ओके, अब इन्होंने दिया क्या क्या कि सामाजिक संकेतक कौन कौन से होने चाहिए, शैक्षिक संकेत कौन से होने चाहिए और आर्थिक संकेत कौन से होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो देखो अगर सामाजिक संकेत की बात करें तो देखो सामाजिक संकेत, तो उन्होंने क्या कहा, यानी कि मंडल आयोग ने क्या कहा
मंडल रैंक वे जातियाँ जो काफ़ी क्या है, निम्न सामाजिक दर्जा प्राप्त हो। वे जातियाँ जो निम्न सामाजिक दर्जा प्राप्त हो, या फिर क्या है, जहाँ पे बाल विवाह की दर क्या हो, ज़्यादा हो। क्या कहा उन्होंने सबसे पहली बात कि वह जातियाँ जो निम्न सामाजिक, मतलब कि उनका सामाजिक स्तर क्या हो, बहुत नीचा हो, निम्न हो, निम्न सामाजिक स्तर हो, यानी क्या है, बाल विवाह की दर अधिक हो। ये बात कही उन्होंने सामाजिक संकेतक में। ओके, फिर बात करें अपन दूसरी शैक्षिक संकेत की बात करें अपन, शैक्षिक संकेतक की बात करें तो इसमें क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा वे जातियाँ जो स्कूल जाती तो है लेकिन जल्दी छोड़ देती है। ओके, यानी कि साक्षरता, जिसमें साक्षरता की दर क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। क्या कहा, वह जातियाँ जो स्कूली शिक्षा में, वह जातियाँ जो स्कूली शिक्षा में निम्न हो, या दूसरी बात, या फिर साक्षरता दर उनमें बहुत कम हो, ये बात कही। और तीसरी बात क्या कही उन्होंने, जो था अपना आर्थिक संकेतक। तो देखो आर्थिक संकेतक मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो देखो आर्थिक संकेतक क्या था उनका कि वे जातियाँ जो संपत्तिहीन हो, मतलब जिनके पास संपत्ति है ही नहीं, या फिर वो क्या कर रही है, सिर्फ मजदूरी करती हो। क्या करती हो, सिर्फ मजदूरी करती हो। वे जातियाँ जो क्या हो, संपत्तिहीन हो या सिर्फ मजदूरी जिससे अपन क्या कह सकते हैं, श्रम से क्या कर रही है, जीवन यापन कर रही है। ये बात कही किसने, मंडल आयोग ने। ओके, ध्यान रखोगे। चलो अब देखो दूसरी सिफारिश क्या थी, अपन देखें कि अब दूसरी सिफारिश क्या थी। तो दूसरी सिफारिश थी कि ये मिटा दूं मैं। दूसरों की सिफारिश थी कि पिछड़ा वर्ग को एससी व एसटी को शामिल न करते हुए उसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाए। क्या कहा जाए, उसे अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि क्या, ओबीसी। क्या कहा, ओबीसी कहा जाए। कि क्वेश्चन आ जाए कि ओबीसी कहाँ से नाम आया, तो किसने दिया था, मंडल आयोग ने कहा था। ओके, फिर तीसरी बात कही थी आयोग ने कि भारत में ओबीसी की लगभग 52% जनसंख्या है। कितनी है, ओबीसी की लगभग 52% क्या है, जनसंख्या है। तो उन्हें 27% क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए शैक्षणिक व सरकारी नौकरियों में। ओके, ओबीसी की भारत में लगभग 52% क्या है,
जनसंख्या है तो उन्हें 27% का शैक्षणिक संस्थानों में प्लस सरकारी नौकरियों में क्या देना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की बात कही। ओके, ये बात कही मंडल आयोग ने। अब देखो कितनी जातियाँ कही थी, तो 3300 प्लस थी, ठीक है ना। वो इतना नहीं पूछता कोई भी, तो इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अब देखो तो जैसे ये हुआ 1980 में, तो 1980 के बाद ही क्या हो गया, ये सरकार क्या हुई, वापस चली गई। तो फिर दूसरी सरकार आई, वापस कौन सी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। तो जो ये मंडल आयोग की जो सिफारिश थी ना, वो क्या हुई, एक बंद बस्ते में चली गई। तो कांग्रेस सरकार ने इसका नाम लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे, तो देखो उसके बाद क्या हुआ था, ओके। उसके बाद क्या हुआ, 1980 के बाद वापस क्या हुई, सरकार चेंज हो गई। सरकार कौन सी आ गई, तो वापस कांग्रेस की सरकार आ गई। तो ये बात वापस बंद बस्ते में चली गई। बाद में क्या हुआ, बाद में 1989 में एक और सरकार आई थी, जो थी वीपीसी, ठीक है ना, वीपीसी की सरकार आई थी। अब देखो वीपीसी थे ना, उस समय राजीव गांधी के क्या थे, रक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। पहले के राजीव गांधी के रक्षा मंत्री कौन थे, तो वीपी सिंह थे। और वीपी सिंह ने बाद में 1989 में क्या हुआ था, उन्हें एक गठबंधन सरकार बनाई, ठीक है ना। और उन्होंने इस मंडल आयोग को जो बस्ते में बंद हो गई थी, उसको रिपोर्टों को वापस क्या निकाला, बाहर निकाला। ओके, जब बाहर निकाला तो उन्होंने घोषणा की कि हाँ, ओबीसी को क्या दिया जाएगा, 27% आरक्षण की बात करी उन्होंने। ओके, यहाँ तक जाना आपने, चलो अब लिख लेते हैं अपन दोनों। पुनः सरकार बदल जाने के कारण मंडल आयोग की सिफारिश है क्या की गई, नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। ओके, फिर क्या हुआ देखो, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार, किसकी आई, इंदिरा गांधी सरकार आई। इंदिरा गांधी सरकार के बाद कौन सी आई, फिर आई राजीव गांधी सरकार, अब देखो राजीव गांधी की जब मौत हो गई तो वापस सांत्वना के रूप में एक वापस सरकार बनी, वो बनी थी 1989 में। कौन सी, 1989 में सरकार बनी थी वीपीसी की। किसकी बनी थी, वीपीसी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी, वीपीसी की सरकार बनी, यानी प्रधानमंत्री कौन बने, वीपीसी बने। तो उस समय क्या हुआ, ओके, जब वीपीसी की सरकार बनी तो उन्होंने 1990 में, कब, 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को क्या कर लिया, मान लिया गया। मंडल आयोग की सिफारिश को क्या किया, मान लिया गया कि सिफारिशों को मान लिया गया और 27%
ओबीसी को आरक्षण की घोषणा कर दी, आरक्षण की घोषणा कर दी। ओके, जैसे 1990 में वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश की मानी और 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, तो क्या हुआ, ओबीसी को क्या मिल गया, 27% आरक्षण मिल गया। लेकिन जस्ट इसके 1 साल बाद, ओके, 1991 में वापस सरकार आई, किसकी, वापस सरकार आई कांग्रेस सरकार। कौन सी सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई। ओके, राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी तो वापस कांग्रेस सरकार आई, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा। ओके, कौन थे, पीवी नरसिम्हा। 1991 में पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व में फिर कांग्रेस सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आई। ओके, अब देखो, जो गैर कांग्रेस सरकार थी पहले वीपी सिंह की, उन्होंने 27% आरक्षण किसको दे दिया, ओबीसी को दे दिया। तो अब एक चुनावी मुद्दा बन गया कि हाँ हम क्या करें। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, ओबीसी को हम 2 भागों में बांट देंगे। ओके, ओबीसी को क्या कर लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो है जो संपन्न ओबीसी है, एक तो क्या है, जो क्या अधिक, या फिर कह सकते हैं अधिक पिछड़े, और एक है कम पिछड़े। एक क्या है, एक तो अधिक पिछड़े हैं, एक है कम पिछड़े। ओके, जो अधिक पिछड़े हैं उनको दिया जाएगा ज़्यादा आरक्षण। क्या बात कही इन सरकार ने, पीवी नरसिम्हा सरकार ने बोला कि ओबीसी में जो 27% आरक्षण है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसमें एक तो एक अधिक पिछड़े, जिनको क्या दिया जाएगा, ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा, और जो कम पिछड़े हैं उनको क्या दिया जाएगा, कम आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिक पिछड़े को ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा और जो कम पिछड़े हैं उन्हें कम आरक्षण दिया जाएगा। देखो, यहीं से पृष्ठभूमि बनती है क्रीमी लेयर की, ध्यान रखना। ओके, जब हम क्रीमी लेयर पढ़ेंगे जो इंदिरा साहनीवाद में आएगा, ओके, 1992 में, तो ध्यान रखना जो क्रीमी लेयर कहाँ से आई, तो इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से बन रही है, तो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बन रही है। ओके, और दूसरी बात क्या कही उन्होंने कहा कि हम 10% अतिरिक्त, क्या 10% अतिरिक्त ईबीसी को, ईबीसी यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% ईबीसी को अतिरिक्त आरक्षण प्रदान, अतिरिक्त आरक्षण देंगे। ये घोषणा कर दी किसने, पीवी नरसिम्हा ने। ओके, अब देखो, जिससे उन्होंने घोषणा करी तब आरक्षण की गणित क्या बैठती है, देखो आप तो 1991 में अपन आरक्षण देखें तो क्या हो गई, तो देखो एससी को कितना मिल रहा है, 15%, एसटी को कितना मिल रहा है, तो 7.5%, ओबीसी को दे दिया वापस 1990 में कितना दे दिया, 27%, और वापस पीवी नरसिम्हा राव जो सरकार आई उन्होंने ईबीसी को दे दिया 10%। अगर हम टोटल करें तो कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 59.5%। कितना हो रहा है, 59.5%। अब देखो, इसी मुद्दे को उठाकर एक व्यक्ति पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट, जो जिससे अपन कहेंगे इंदिरा साहनीवाद। कौन है, इंदिरा साहनी जी 1992 में ये मुद्दा लेकर कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट, कि भारत में कितने लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी जा सकती है। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे इंदिरा साहनीवाद की अब, कि इंदिरा साहनीवाद क्या कहता है। ओके, समझ में आया यहाँ तक, तो चलो आगे चलें, इंदिरा साहनीवाद की बात करेंगे अपन। इंदिरा साहनीवाद ये कब हुआ था, तो 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। देखो, उसका अन्य नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, इसे मंडल केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
इसे मंडल केस भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे मंडल केस भी कहते हैं, याद रखोगे। चलो अब देखो, ये निर्णय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आरक्षण के लिए। इसमें क्या कहा गया है, ये देखो। सबसे पहले देखो कि ये इस संविधान पीठ में कितने न्यायाधीश थे। तो देखो ये 9 पीठ है, ठीक है ना, 9 पीठ थे, यानी कि कितने लोग थे, 9 न्यायाधीश की पीठ थी। कितने न्यायाधीश की, 9 न्यायाधीशों की पीठ थी। ओके, उसने फैसला कितने अनुपात में दिया था, इसने फैसला दिया था अनुपात में 6:3 में। कितना दिया था, 6:3 में, मतलब कि ठीक है। अब देखो 6:3 में ये फैसला सुनाया था। अब देखो इस फैसले में क्या क्या बातें हुई वो देखो आप। इंद्रसानीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया है वो सही है। क्या कहा, ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया वो क्या है, सही है। ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण क्या है, सही ठहराया। और क्या बोला, ओबीसी में जो क्या है, ओबीसी में जो ओबीसी में जो सामाजिक व आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक व आर्थिक रूप से संपन्न है, उन्हें क्रीमी लेयर का नाम दिया। क्या नाम दिया, क्रीमी लेयर का नाम दिया। ओबीसी में जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है उन्हें क्रीमी लेयर का नाम दिया। और क्या कहा कि जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो इस क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या नहीं मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं। ओके, ये बात कही ओबीसी के लिए। तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात कही कि ईडब्ल्यू सॉरी ईबीसी को जो आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, वो क्या है, वो असंवैधानिक है। वो उससे क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। आरक्षण दिया गया वो क्या है, वो असंवैधानिक है, यानी क्या कर दिया इसको, इसे रद्द कर दिया गया। ओके, और क्या बात कही, तो देखो और बोली कि जो आरक्षण की समय सीमा सॉरी आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की सीमा 50% से अतिरिक्त, या फिर इसे बोल सकते ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, विशेष परिस्थिति को छोड़ के, विशेष परिस्थिति को छोड़कर। ये बात थी इंदिरा साहनीवाद में। अब जब इंदिरा साहनीवाद में एबीसी को क्या कर दिया, आरक्षण समाप्त कर दिया, वो बाद में धीरे 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 ये बात चलता गया और 2019 में एक और संविधान संशोधन लाया गया था, वो था 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसमें क्या किया गया, ईडब्ल्यूएस को क्या दिया, आरक्षण वापस दिया गया। और फिर वो वापस मुद्दा कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या बोला, इसे संवैधानिक माना। ये अपन आगे चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में। ओके, ये बात क्या कहा। ओके, अब देखो इस बात से क्या बात निकल के आ रही है वो देखो आप लोग।
इस बात से क्या निकल रहा है बात, इस बात से ये बात निकल रही है यहां से कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे अपन को एक बात और निकल के आ रही है यहाँ से कि वो आरक्षण क्या है, आरक्षण क्या है, आरक्षण, आरक्षण क्या है। उन्होंने कहा कि आरक्षण जाति आधारित न होकर, जाति आधारित न होकर सामाजिक व क्या होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए, होना चाहिए। ये बात कही किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। फिर अपन आगे और बात करेंगे, उसके बाद संसद ने क्या क्या संशोधन किया। ओके, कैसे क्रिमिनल में कौन आते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद एससी को किस वाद में क्रिमिनल के अंतर्गत लाने की बात कही, वापस किस वाद में उसे हटाने की बात की। ये सारी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।